और सांप्रदायिक वो हैं, उन्होंने साबित किया है। और ट्रस्ट डेफिसिट है, उस वर्ग के लोगों को इन पर विश्वास नहीं है। आप ही अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि पिछले चुनाव में जी एक भी मुसलमान को इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। आज भी भारत सरकार की जो योजना है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो मौलाना आजाद फाउंडेशन से मिलती है जी, पूरे हिंदुस्तान भर में योजना लागू है, लेकिन गुजरात में नहीं है जी। यहां तक कि इनके मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, वहां लागू है। तो जाहिर करता है कि ये मुसलमानों को और इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना और अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाना जी, इस बात को साबित करता है जी कि भारतीय जनता पार्टी ने और बहुजन आरएसएस ने जी जानबूझ के इनको इसलिए रखा है ताकि वोटों का पोलराइज कर सके। चलिए, तो वही है, क्योंकि सांप्रदायिक इनकी छवि है, सांप्रदायिक विरोध, तो इसलिए इनको जानबूझ के रखा है। तो वोटों का इसमें पोलराइजेशन आपको लगता है कि दुनिया कह उनकी रही है, छवि के हिसाब से काफी विदेश फायदा ऐसे- मिल सकता है? विजय विदेश चौधरी में शास्त्री ऐसे जी का एक कुछ छोटा लोग सा हैं। जवाब ले लेते हैं पुनिया साहब यहां पर। देखिए पुनिया साहब, आपने कहा कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। टिकट आप बाखूबी जानते हैं कि चुनाव में टिकट उसी को दिया जाता है जो जीत सके, और इस प्रकार किसी हारने वाले को तो चुनाव का टिकट नहीं दिया जाता है। लेकिन आप लोगों के मन में जो मोदी के लिए एक डर व्याप्त है, एक आपको आशंका है उनके कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी से, तो ये डर आप लोगों का जायज है। और आप लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का जितनी भी आरोप लगे हैं, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, सभी खारिज हो चुके हैं। ये पूरी जनता जानती है। रोकना चाहूंगा और सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि गुजरात में एक भी ऐसा मुसलमान नहीं है जो विधायक के तौर पर खड़ा होकर अपनी सीट निकाल सके? क्या एक विनेबल कैंडिडेट आपको गुजरात में नहीं मिलता? क्या एक विनेबल कैंडिडेट मध्य प्रदेश में आपको नहीं मिलता? राजस्थान में 2 विधायक छोड़कर आपके एक भी मुसलमान विधायक नहीं है। देखिए, आप जो विषय लाना चाहते हैं अजय जी, इसको आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था में चुनाव का कितना महत्व होता है जी। और एक सीट से सरकारें चली जाती हैं। अटल जी इसके उदाहरण हैं। इसलिए, और जहां तक कैंडिडेट की बात है, हमारे साथ तो मुसलमान वर्ग तो बिल्कुल हम लोगों के साथ है जी, और खुश भी है। पर जहां तक हमारे उनके लीडरशिप की बात है, वो लीडरशिप की भी कमी नहीं है जी। हमारे पास पर्याप्त लोग हैं। पर चुनाव जीतने की जो अंक गणित होती है जी, जनता का जो मत प्राप्त करने के लिए एक स्थिति होती है, उसके न होने की वजह से चलिए उनको टिकट नहीं मिला है। पर हमारा प्रयास है कि अगर हमारे पास ऐसे कैंडिडेट जो चुनाव जीत सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ शाहनवाज हुसैन है, वो चुनाव जीतते हैं और बार बार चुनाव जीतते हैं। चलिए, तो आपने बिहार का जिक्र किया तो नीरज जी को अभी ले लेते हैं। नीरज जी, क्या आप जो कि एक तरह से कहते हैं कि आप सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ हैं, सेक्युलरिज्म आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसीलिए बीजेपी से आपने अपना नाता भी तोड़ दिया, आप बताइए कि आपकी पार्टी में दरअसल कितने ऐसे विधायक हैं जो मुसलमान हैं? नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है, हमारे दल के अंदर तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। नहीं, बताइए ना, आंकड़ा बता दीजिए ना, आपके पास उंगलियों पर होगा नीरज जी। देश ने नहीं, निश्चित रूप से हमारे तो लगभग हमारी जानकारी के हिसाब से 22-23 हमारे विधायक हैं जी। सवाल इस बात का नहीं है किसका प्रतिनिधित्व आपने दिया है, सवाल यह है देश ने विभाजन का दंश झेला है जय जी, और देश के अंदर में कोई लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार का नुमाइंदा जब सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव बिगड़ता हो, उस समय यह मंतव्य देता हो कि क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है, क्या होगा इस देश के संवैधानिक व्यवस्था का? यह महत्वपूर्ण प्रश्न उभर करके अब देश की राजनीति में आ गया। देश की राजनीति में हमारी परंपरा रही है ना, विदेश नीति के सवाल पर हमारी परंपरा रही है। क्रिया की प्रतिक्रिया की बात हुई है क्या? कांग्रेस पार्टी में जब इंदिरा गांधी जी का हत्या हुआ था, पहला तो ये नहीं कहा गया था कि जब बड़े वृक्ष गिरते हैं जब तो उससे बहुत नुकसान होता है, बहुत कुछ होता है? उन पर क्यों नहीं सांप्रदायिकता का लगा? किसने बयान दिया था? नहीं विजय जी, मैं जानना चाहता हूं किसने दिया था? कोई देश के प्रधानमंत्री ने दिया था?
अरे देश अगर राज्य का देश के प्रधानमंत्री ने दिया था, राजीव गांधी ने दिया था। देखिए गुमराह करने का क्या होगा? ये गुमराह करने का राजीव गांधी जी ने दिया था। आपको अगर स्मरण हो, अगर राजनीतिक क्षेत्र में आप इतने पुराने होंगे तो आपको याद होना चाहिए। नाम ले रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए वो कब लिया था बयान, कब दिया था बयान। मैं तो आपने कहा कोई प्राइम मिनिस्टर दिया था तो मैंने कहा कि हाँ प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। 23 दिन के बाद समीक्षा हो रही थी, उसने कहा था, ज्ञानवर्धन उसमें कहा था हूँ कि क्या बात करते हैं? 2002 के दंगे के समय चलिए, गुजरात के देखिए मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुसलमान नहीं है, इसलिए कोई कैंडिडेट नहीं मिला और भविष्य में कभी नहीं मिलेगा क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। अच्छा चलिए आगे पे विश्वास नहीं है। पुनिया साहब मैं आपसे जरा एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ जी। सांप्रदायिकता की बात इतनी की जाती है, गुजरात में अगर आंकड़े देखे जाएं तो वहां पर जो मुस्लिम आबादी है उससे कहीं ज्यादा लोग सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं। जितनी आबादी है उसके प्रोपोर्शन में कहीं ज्यादा लोग पुलिस फोर्स में काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित कई राज्य सरकारों में चर्चा कमेटी की रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस आने के बाद भी वो रिप्रेजेंटेशन आज आधा क्या उससे भी बहुत कम है। ऐसा क्यों? आप सेकुलर कैसे और बीजेपी कैसे सांप्रदायिक? क्या बात करते हैं अजय जी, आपका ये कौन सा मानक है? जब कहां पर कोई परीक्षा देता है, इम्तिहान देता है, इंटरव्यू देता है, क्या कोई उन्होंने नॉमिनेट कर दिया? क्या नरेंद्र मोदी ने उनको पुनिया साहब जो अजय जी ने पूछा है कर दिया? अरे उनकी हैसियत, उनका वो एक टिकट नहीं दे सकते। आप घुमाइए मत। जानबूझ के किसी इन्होंने जो तथ्य देकर, प्रमाण देकर, डेटा देकर के प्रश्न किया उसका जवाब दीजिए। पुनिया साहब का जवाब मांग रहे हैं जी। पुनिया साहब मैं आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं। अरे मैंने पूछा, पुनिया साहब मैंने जब पूछा है आपसे, मैंने आपसे पूछा है कि आपको इतनी। पुनिया साहब मैं अजय बोल रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, गुजरात में 9% के आसपास मुसलमानों की संख्या है और वहां पर करीब 9.5% मुसलमान सरकारी नौकरियों में काम करते हैं। 9% मुसलमानों की जनसंख्या है और करीबन 12% मुसलमान पुलिस में काम करते हैं। इसके अनुपात में अगर आप अन्य राज्यों में देखें तो बहुत कम है अनुपात। तो जाहिर सी बात है सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस के आने के बाद भी वो अभी भी धूल खा रही है। ये बात तो आप मानेंगे ना? अरे आप बात तो सुनेंगे, आप अपना लेक्चर पिलाने लगेंगे तो हमारी बात कब होएगी? जी बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं जी कि आपने कहा कि 9% है और 12% सर्विसेज में है जी। क्या इन्होंने खैरात में दिया है? वो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख के इम्तिहान दिया है, इंटरव्यू दिया है, उसमें पास किया है, इनकी क्या खैरात है? ये कौन होते हैं देने वाले? खैरात में देती है तो ये माने करना कि नौकरी ज्यादा परसेंटेज है जी। चलिए आप तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस प्रकार के। अब एक काम करते हैं हमारे साथ कुछ नौजवान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पुनिया साहब और नीरज जी और विजय जी। ये बच्चे भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी हाँ विजय, और मेरे सहयोगी सोहेल हमारे साथ। सोहेल जल्दी पूछिए। सर नीरज, मैं पुनिया सर से पूछना चाहूंगा, उन्होंने अभी ये कहा कि जो बीजेपी वाले हैं वो खैरात में नहीं देते नौकरी, वो लोग पढ़े लिखे लोगों को देते हैं। तो जिन स्टेट्स में कांग्रेस रूल कर रही है क्या उन स्टेट्स के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं है? या तो आपकी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही, वो एजुकेट नहीं कर पा रही लोगों को? पुनिया साहब पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, वहां पर वो प्रतिनिधित्व उनका ज्यादा है। और यहां तक कि बजट देखा होगा, केंद्र सरकार का बजट देखा होगा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि केंद्रीय जो सेना बल हैं, जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, उसमें मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास किया जाए, मानक को स्थिर करके प्रयास किया जाए। तो केंद्र सरकार ने तो बजट के माध्यम से, बजट स्पीच के माध्यम से उन्हें दिया है और बाकी सब जगह ने तो दिया है। आप तो प्रयास कर रहे हैं, नौकरी आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए क्या अलग अलग किया है। चलिए मैं पूछना चाहता हूं इतना। मैं अगला सवाल ले लेता हूं। बहुत सारे बच्चे आपसे बहुत सारा सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे और तमाम हमारे मेहमानों से। पूछिए आप क्या पूछा? पुनिया जी नमस्कार, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं आज का युवा हूं और मैं आज के समय में ही रहना चाहता हूं। जैसा कि सर ने बोला कि गुजरात में जो मुसलमान हैं उन्हें नौकरियां मिली हैं, उन्हें हर तरीके का सम्मान मिला हुआ है,
मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ ये है कि आज के हम युवा हैं और हमें मुसलमान और हिंदुओं में फर्क नहीं है। हमें जहां विकास मिलेगा हम उसके पक्ष में वोट करेंगे। और अगर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों को विकास दिया है तो हम उन्हें क्यों ना वोट दें? हम क्यों ये सोचे कि हम मुसलमान को वोट करें या हम हिंदू को वोट करें? देखिए,